एक समाजशास्त्री हैं आर.एम. मकाइवर। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी जो आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। सभ्यता वो है जो हमारे पास है, संस्कृति वो है जो हम हैं। बहुत गहरी बात है ना? बस ये एक लाइन, जी। इसमें कितना कुछ छिपा है और आज हम इसी को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब पुरातत्वविद सिंधु घाटी की खुदाई करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? एक से एक बढ़िया ईंटें, कमाल की जल निकासी व्यवस्था, ये सब उनकी सभ्यता थी। हाँ, वो चीजें जो उनके पास थीं। बिल्कुल। पर क्या वो उन लोगों की प्रार्थनाएं खोज सकते हैं? या वो लोरियां जो एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती होगी, वो नहीं मिल सकती। नहीं, क्योंकि वो उनकी संस्कृति थी, वो थे जो वे थे। और ये सिर्फ कोई मतलब अकादमिक बहस नहीं है, आज की दुनिया में तो ये और भी जरूरी हो गया है। हाँ, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है। सही। हमारे एक स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन रूपक का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए कि सभ्यता एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी की तरह है। अच्छा। और संस्कृति उसमें बैठा हुआ मुसाफिर है। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। गाड़ी और उसमें बैठा मुसाफिर। पर क्या मुसाफिर को हमेशा पता होता है कि गाड़ी उसे कहाँ ले जा रही है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। खासकर आज, जब गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है, तो क्या मुसाफिर बस पीछे बैठा है या वो ड्राइवर को बता भी रहा है कि जाना कहाँ है? इसी को समझने के लिए पहले इन दोनों शब्दों को ठीक से समझना जरूरी है। गाड़ी क्या है और मुसाफिर क्या है? हाँ, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं सभ्यता, तो स्रोत के हिसाब से इसका असली मतलब क्या है? देखिए, सभ्यता वो सब कुछ है जो बाहरी है, जो मशीनी है। अच्छा। और जो हमारे जीवन को चलाने के काम आता है। इसे हम समाज का हार्डवेयर कह सकते हैं। हार्डवेयर? जैसे हमारी तकनीक, हमारी सरकारें, हमारी आर्थिक प्रणालियां, हमारे बनाए हुए कानून, ये सब सभ्यता का हिस्सा है। एक कार, इंटरनेट या ये कलम भी। बिल्कुल। हाँ। ये सब वो औजार हैं जिनसे हम अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, तो अगर सभ्यता समाज का हार्डवेयर है, तो फिर संस्कृति उसका सॉफ्टवेयर हुई। एकदम सही पकड़ा। संस्कृति समाज का आंतरिक हिस्सा है। इसमें हमारे मूल्य आते हैं, हमारे नैतिक सिद्धांत, कला और साहित्य के प्रति हमारा नजरिया और हमारे आध्यात्मिक विश्वास। तो मतलब सभ्यता बताती है कि जीवन कैसे चलाना है, और संस्कृति इस सवाल का जवाब देती है कि जीवन क्यों जीना है, उसका उद्देश्य क्या है। शीएम स्रोत में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, मकान और घर का। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ईंट सीमेंट से बना मकान सभ्यता का उत्पाद है, लेकिन उस मकान को घर बनाने वाली जो भावना है, उसमें रहने वाले परिवार के रिश्ते, उनके मूल्य, वो संस्कृति है। सही बात। जैसे एक कलम सभ्यता का उपकरण है, पर उससे जो कविता लिखी जाती है वो संस्कृति है। बिल्कुल। एक हमें साधन देता है, दूसरा हमें उद्देश्य देता है। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत बताता है कि इन दोनों के विकसित होने का तरीका बिल्कुल अलग है। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सभ्यता जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। सीधी रेखा में? हाँ, ये संचयी होती है, मतलब हर नई खोज पुरानी खोज के ऊपर बनती है। इसीलिए हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि 21वीं सदी की सभ्यता पहली सदी से कहीं ज्यादा उन्नत है। अच्छा, जैसे हम पत्थर के औजारों से सफर शुरू करके आज सिलिकॉन चिप्स तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ये एक सीधी प्रगति है। और इसे उधार लेना भी कितना आसान है। हाँ, किसी देश को पहिए का आविष्कार दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वो बस इस तकनीक को अपना सकता है। और यही वजह है कि सभ्यता ग्लोबल हो जाती है, पूरी दुनिया में एक जैसी दिखने लगती है। हाँ। आप टोक्यो या न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में कोई खास फर्क नहीं बता सकते। सही बात है, पर संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप तकनीक तो कॉपी कर सकते हैं, पर किसी समाज की आत्मा को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। आत्मा से आपका मतलब है उसके मूल्य, उसका दर्शन? हाँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज का दर्शन सुकरात या बुद्ध के दर्शन से बेहतर है? नहीं, ये तो तुलना हो ही नहीं सकती। या आज की कला माइकल एंजेलो की कला से उन्नत है? नहीं, संस्कृति इस तरह से जमा नहीं होती। हर पीढ़ी को ज्ञान और मूल्यों को नए सिरे से सीखना पड़ता है। तो मतलब आप पुरखों से दौलत तो ले सकते हैं, पर उनका ज्ञान नहीं? हाँ, उसे हर इंसान को खुद कमाना पड़ता है, और शायद इसीलिए संस्कृति उधार लेने का विरोध भी करती है। स्रोत में जापान का उदाहरण दिया गया है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है। मेजी पुनर्स्थापना के दौरान जापान ने पश्चिमी तकनीक, उनकी औद्योगिक प्रक्रियाएं,
मतलब उनकी पूरी सभ्यता को बहुत तेजी से अपना लिया। लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। उनका सामाजिक शिष्टाचार, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, वो सब उन्होंने बचाए रखा। बिल्कुल। उन्होंने भारी हार्डवेयर तो बदल लिया, लेकिन अपना आंतरिक सॉफ्टवेयर वही रखा। यही संस्कृति किसी समाज की असली पहचान होती है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, पर ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए भी तो हैं। हाँ, बहुत गहराई से। सभ्यता अक्सर संस्कृति के लिए एक दायरा तय कर देती है, कई बार तो उसे पूरी तरह बदल भी देती है। जैसे औद्योगिक क्रांति। सही। वो सभ्यता में एक बहुत बड़ा बदलाव था, स्टीम इंजन, बड़े बड़े कारखाने। लेकिन इस एक बदलाव ने संस्कृति को जड़ से हिला दिया। संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार आ गए। हाँ, और व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला। जो हम पर आधारित समाज था, वो धीरे धीरे मैं पर आधारित होने लगा। और आज वही चीज डिजिटल क्रांति कर रही है। हमारे पास जो है, यानी हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन, वही बदल रहा है कि हम क्या हैं। हमारा ध्यान लगाने का समय कम हो गया है। हम सोशल मीडिया पर लाइक्स के जरिए पहचान खोज रहे हैं। सही। यहाँ हमारा बनाया हुआ औजार ही हमें एक नया आकार दे रहा है। और जब ऐसा होता है, जब सभ्यता रॉकेट की रफ्तार से आगे निकल जाती है और संस्कृति वो पीछे रह जाती है, तो समाज में एक असंतुलन पैदा होता है। समाजशास्त्री विलियम ओकबर्न ने इसे सांस्कृतिक पिछड़ापन या कल्चरल लैग का नाम दिया है। कल्चरल लैग तो मतलब हमारी तकनीक तो 21वीं सदी में पहुंच गई, पर हमारे मूल्य शायद अभी भी 20वीं सदी में ही अटके हुए हैं। एक तरह से हाँ, और स्रोत में इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आज हमारे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। पहला है जैव नैतिकता का क्षेत्र। जीन एडिटिंग, क्रिस्पर। हमारे पास अब इंसानी जीन को बदलने की ताकत है। ये हमारी सभ्यता की एक बड़ी छलांग है। बिल्कुल। लेकिन हमारी संस्कृति अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। क्या हमें डिजाइनर बेबी बनाने का हक है? हाँ, और अगर है तो उसकी सीमाएं क्या होंगी। हमारी क्षमता हमारी समझ से मीलों आगे निकल चुकी है। यही कल्चरल लैग है। दूसरा उदाहरण पर्यावरण का है। हमारे पास पूरे ग्रह का शोषण करने की औद्योगिक क्षमता है। ये हमारी सभ्यता की ताकत है। लेकिन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने के जो सांस्कृतिक मूल्य थे, वे इस औद्योगिक दौड़ में बहुत पीछे छूट गए। नतीजा हमारे सामने है। और तीसरा, और शायद सबसे डरावना उदाहरण युद्ध का है। हाँ, हमारे पास परमाणु हथियार हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ये हमारी सभ्यता की चरम उपलब्धि भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। लेकिन हमारी मानसिकता, हमारी कबीलाई प्रवृत्तियां, राष्ट्रों के बीच की आक्रामकता, वो आज भी आदिम बनी हुई हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। हाँ, हमारे पास निर्देशित मिसाइलें और गुमराह इंसान हैं। थोड़ा रुक कर ये बात आज भी उतनी ही सच्ची लगती है, शायद पहले से भी ज्यादा। जब हमारे पास जो है वो हम जो हैं से बहुत आगे निकल जाता है, तो समाज एक अस्तित्व के संकट का सामना करता है। इस पूरे संदर्भ में भारत का उदाहरण बहुत दिलचस्प लगता है। स्रोत बताता है कि भारत की सभ्यता पर तो कई बार हमले हुए। हाँ, भारत का जो हार्डवेयर था वो समय समय पर बदला गया। मौर्य, मुगल, अंग्रेज। पर उसका जो आंतरिक सॉफ्टवेयर था, यानी उसकी संस्कृति, वो जीवित रही। अद्भुत रूप से। वेदों की दार्शनिक परंपरा, भक्ति आंदोलन से निकली करुणा की धारा, इन सब ने बाहरी बदलावों के बावजूद भारत की आत्मा को जीवित रखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी तो इसी पर चिंता जताई थी, है ना, कि पश्चिम मशीन यानी सभ्यता पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और आत्मा यानी संस्कृति पर कम। बिल्कुल। उनका तर्क था कि जो राष्ट्र सिर्फ शक्ति बढ़ाने को ही सब कुछ मान लेता है, वो अपनी आत्मा को एक शानदार पिंजरे में कैद कर लेता है। पिंजरा सोने का हो सकता है, पर है तो कैदी। सही। और आज भारत शायद उसी चौराहे पर खड़ा है। हम अपनी सभ्यता का जबरदस्त आधुनिकीकरण कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है, लेकिन असली चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि ये भौतिक प्रगति हमारे उन सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट न कर दे जो हजारों सालों से हमारी पहचान रहे हैं। जैसे परिवार को महत्व देना, बुजुर्गों का सम्मान। हाँ, अगर हम दुनिया के सबसे बेहतरीन स्मार्ट शहर बना लेते हैं, लेकिन उन शहरों में कोई अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने वाला नहीं बचता, तो हम सभ्यता में तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन संस्कृति में बुरी तरह पिछड़ जाएंगे। और जब ये संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है, तो इसका एक बहुत ही भयानक रूप भी इतिहास में देखने को मिलता है। नाजी जर्मनी। हाँ, ये एक चेतावनी की तरह है। तकनीकी रूप से नाजी जर्मनी एक बहुत उन्नत सभ्यता थी। बेहतरीन हाईवे, रॉकेट तकनीक, एक बेहद कुशल नौकरशाही। मतलब उनके पास जो था उसके मामले में वो सबसे आगे थे। हाँ। तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर वे क्या थे? वह क्या थे के मामले में उनके मूल्य, उनकी नैतिकता, उसमें वो बर्बरता के सबसे निचले स्तर पर उतर चुके थे। ये तो बहुत भयावह है।
यह इतिहास का सबसे बड़ा सबूत है कि संस्कृति के बिना सभ्यता एक राक्षस है, एक ऐसा राक्षस जिसके हाथ में बहुत धारदार हथियार हैं। ये बात तो सोचने पर मजबूर कर देती है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रगति का असली मतलब सिर्फ बेहतर तकनीक बनाना नहीं है, बल्कि बेहतर इंसान बनना भी है। आपकी सभ्यता आपको नरसंहार करने की अद्भुत कुशलता दे सकती है, लेकिन सिर्फ आपकी संस्कृति ही आपको बताएगी कि ऐसा करना गलत है। तो संस्कृति वो नैतिक दिशा सूचक है। हाँ, जो सभ्यता की विशाल मशीनरी को मार्गदर्शन देती है। और विनाशकारी मशीनरी की बात करें तो ये चर्चा हमें सीधे आज के सबसे बड़े मुद्दे पर ले आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये शायद अब तक का सबसे बड़ा मैदान होने वाला है। एआई वह है जो हमारे पास है, ताकतवर एल्गोरिथम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये सभ्यता का अगला शिखर है। चीज बना रहे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, पर शायद उसके पास विजडम यानी विवेक नहीं है। और उसकी चाबी हमारे यानी इंसानों के हाथ में है, जो खुद कल्चरल लैग के शिकार हैं। यही सबसे बड़ा डर है कि हम इंटेलिजेंस को ज्ञान और विवेक से ज्यादा महत्व देने लगेंगे। हाँ, हम क्या कर सकते हैं इस पर इतना ध्यान देंगे कि ये सोचना भूल जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मतलब साफ है कि हमें दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना है। बिल्कुल नहीं। लक्ष्य इन दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित करना है। अपनी संस्थाओं में मूल्यों को शामिल करना, अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ मुनाफे से नहीं बल्कि करुणा से भी चलाना, और अपनी राजनीति को नैतिकता से चलाना। हाँ, और साथ ही हमारी संस्कृति को भी जड़ नहीं होना चाहिए। उसे भी वैज्ञानिक सोच को अपनाना होगा, विकसित होना होगा। अंत में स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। किसी भी राष्ट्र की महानता केवल उसके जीडीपी या उसकी गगनचुंबी इमारतों से नहीं मापी जाती। नहीं, ये तो सिर्फ एक खाता भई है कि उसके पास क्या है। सच्ची महानता इस बात से मापी जाती है कि उसके लोगों का चरित्र कैसा है, उसके समाज में कितनी करुणा है, यानी कि वो राष्ट्र असल में क्या है। तो सभ्यता जीवन को संभव बनाती है और संस्कृति उस जीवन को जीने लायक बनाती है। एक पल का मौन। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो हर किसी के लिए है। जैसे जैसे हमारी अपनी व्यक्तिगत सभ्यता यानी हमारी जेब में रखी टेक्नोलॉजी, हमारी सोशल मीडिया फीड्स बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, हम अपनी व्यक्तिगत संस्कृति को सचेत रूप से कैसे पोषित कर रहे हैं? हम उन सभी औजारों का मार्गदर्शन करने के लिए कौन से मूल्य, कौन सा उद्देश्य और कौन सा विवेक विकसित कर रहे हैं जो अब हमारे पास है?